नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस को पूरा कर दें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लोकसभा के विघटित होने पर निम्नलिखित दशाओं में से किसमें कोई विधेयक व्यपगत नहीं होता है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं विस्तृत ढंग से। आप इसको बताने से कई क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, आप लोग यदि पिछली मतलब टेस्ट सीरीज को देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 79, 80 और 81, ठीक है, इन तीनों में क्रमशः इसमें संसद का गठन है और इसमें राज्यसभा का गठन है और इसमें लोकसभा का गठन है। ठीक है, 79, 80 और 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। तो जो लोकसभा है ना, और जो राज्यसभा है, इसमें अंतर क्या है कि जो राज्यसभा है यह अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। और लोकसभा जो है वह अस्थाई है। अस्थाई का मतलब यह है कि जो अस्थाई न हो। ठीक है, और अस्थाई मतलब, देखिए, अस्थाई कह देने से ही ये पता चलता है कि भैया इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता। राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिए। और जो लोकसभा है उसका विघटन होता रहता है। ठीक है, तो और ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ 3 चीजें वैसे होती हैं। देखिए, एक तो स्थगन होता है, ठीक है, और एक सत्रावसान होता है और एक विघटन होता है। 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? सत्रावसान, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। जो स्थगन होता है यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, स्थगन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला साधारण स्थगन, ठीक है, और दूसरा साइन डाई। क्या होता है? साइन डाई, याद रखिए। स्थगन 2 प्रकार का होता है, एक साधारण स्थगन होता है और एक साइन डाई होता है। साधारण स्थगन का मतलब ये है, देखिए, स्थगन अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्थगन करते हैं, और वो 2 प्रकार से स्थगन कर सकते हैं, साधारण स्थगन और एक साइन डाई। साधारण स्थगन का मतलब ये है कि सत्र को 2-4 दिनों के लिए रोक देना, ये साधारण स्थगन कहलाता है। किंतु जब साइन डाई स्थगन करेंगे तो अनिश्चित काल के लिए सदन को रोक दिया जाता है। ठीक है, और सत्र को रोक दिया जाता है, सॉरी, सत्र को रोक दिया जाता है, सदन को नहीं। और जो सत्रावसान होता है ना, ये क्या होता है? राष्ट्रपति सत्रावसान करता है। कौन करता है? सत्र को आवाहन मतलब बुलाना, और अवसान, ठीक है, अवसान करना किसका कार्य होता है? राष्ट्रपति जी का कार्य होता है। तो राष्ट्रपति जी सत्रावसान करते हैं। कब करते हैं? जब लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा स्थगन कर दिया जाता है, उसके पश्चात उसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति जी अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, तो उसका सदन का स्थगन कर दिया जाता है, सत्र का स्थगन कर दिया जाता है। ठीक है, और जो विघटन है ना, तो इसमें ये दोनों स्थितियां हैं, इसमें किसी भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिए, इन 2 स्थितियों में कोई भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमारा बचा है विघटन। हम लोगों को विघटन के बारे में जानना है। ठीक है, ये विघटन जो है, विघटन का मतलब ये होता है, देखिए, सत्रावसान और स्थगन में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, किंतु विघटन जब होता है तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है,
विघटन मतलब क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है। अब जब मतलब साधारण निर्वाचन के द्वारा जब नई लोकसभा निर्वाचित होकर के आएगी तो नई लोकसभा का गठन होगा। ठीक है। विघटन के बाद क्या होता है, जो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, फिर पुनः चुनाव होता है। चुनाव में लोकसभा के मेंबर निर्वाचित होकर के आते हैं, पुनः लोकसभा का गठन होता है। ठीक है। और ये जो विघटन है इसका प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है विघटन का, तो जो विघटन है ना, उसका प्रभाव लंबित विधेयकों पर पड़ता है। किन पर पड़ता है, लंबित जो विधेयक रहते हैं उन विधेयकों पर प्रभाव पड़ता है। जो प्रस्ताव रहते हैं, ठीक है, उन प्रस्तावों पर संकल्प पर और नोटिस पर, याचिका इत्यादि पर, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, संकल्प समाप्त हो जाते हैं, नोटिस जितनी रहती है समाप्त हो जाती है, याचिका भी क्या हो जाती है, व्यापकत हो जाती है। ये बातें मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है। और इसके अलावा कुछ लंबित विधेयक ऐसे भी होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। किंतु याद रखिए कि जो लंबित विधेयक वही समाप्त नहीं होंगे जिनके लिए सरकारी जांच का आश्वासन दिया जाएगा। ठीक है। जिनके जांच कौन करती है, सरकारी समितियां करती हैं, वो विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। कब नहीं समाप्त होते, तो लोकसभा विघटित होने पर नहीं समाप्त होते, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। और याद रखिए, मैं आपको भी अभी बताया हूँ कि इसका प्रभाव पड़ता है लंबित विधेयकों पर, अर्थात लंबित विधेयक क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। प्रस्ताव आदि भी समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें देखिए कुछ स्थितियां हैं जिनमें कुछ प्रस्ताव समाप्त होते हैं, कुछ प्रस्ताव नहीं समाप्त होते, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 1 नंबर, ठीक है, जो समाप्त हो जाते हैं, इधर मैं क्या बताऊंगा, जो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो लोकसभा में लंबित हो, ठीक है, लोकसभा में क्या हो, लंबित विधेयक हो, वो लोकसभा के विघटन के दौरान के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिए गए हैं, ठीक है, ये लेस द्वारा पारित है किंतु राज्यसभा में भी लंबित है। कहाँ लंबित है, राज्यसभा में लंबित है, वो विधेयक भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। बस यही, इन्हीं दो को याद रख लीजिए कि यही दो समाप्त होते हैं। कौन कौन, एक जो लोकसभा में लंबित पड़े हैं, और दूसरा लोकसभा से पारित कर दिए गए हैं, राज्यसभा में लंबित है, ये विधेयक क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। कौन से समाप्त नहीं होते हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो विधेयक लोकसभा प्लस राज्यसभा से, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा से पारित कर दिए गए हैं और पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है। किंतु राष्ट्रपति जी के पास स्वीकृति के लिए, हस्ताक्षर के लिए अभी वो लंबित है। ठीक है। तो वो विधेयक अब समाप्त नहीं होते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए गए हैं विधेयक, ठीक है, और राष्ट्रपति जी के पास गया वो विधेयक, किंतु राष्ट्रपति जी ने पुनः उनको वापस कर दिया है। ठीक है। कहा है कि आप लोग इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। ठीक है। तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा भेजा गया जो विधेयक है वह भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है। इस बात को याद रखिए। और राज राज्यसभा में भी लंबित, मान लीजिए कि राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित हुआ और अभी राज्यसभा में ही लंबित है, लोकसभा में भी पारित होने के लिए नहीं गया है, तो वह विधेयक भी क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। तथा राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा मतलब विधेयक जो है ना वो पारित कर दिया गया है, और उसमें क्या होगा, मतलब उसमें विवाद हो गया, मतलब दोनों द्वारा पारित नहीं हुआ है, विवाद हो गया है, तो उसमें जो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संयुक्त बैठक
करते हैं और संयुक्त बैठक के लिए जो विधेयक लंबित है वह विधेयक भी समाप्त नहीं होता। तो मैं आपको काफ़ी सारी बातें बता दिया हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ा अधिक ही बता दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा शीघ्र ही आने वाली है और इतना यदि आप लोग नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और यदि कॉपी पेन रखे हो तो नोट भी कर लिया करें, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लोकसभा के विघटित होने पर निम्नलिखित दशाओं में से किसमें कोई विधेयक व्यपगत नहीं होता है, ठीक है। ये व्यपगत नहीं होता है ये पूछा गया है, अर्थात समाप्त नहीं हो जाता है। लोकसभा के साथ साथ विधेयक भी समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि विधेयक अभी राज्यसभा में ही लंबित है और लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह व्यपगत नहीं होगा, याद रखिए, ये विधेयक व्यपगत नहीं होगा। दूसरा, विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित है किंतु राज्यसभा में लंबित है, ठीक है। तो ये ऐसा जो विधेयक है ना वो समाप्त हो जाता है, इसलिए ये गलत है, ये समाप्त हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है किंतु राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया है, ये विधेयक भी समाप्त नहीं होता है, याद रखिए, ठीक है। चौथा, विधेयक लोकसभा में लंबित है जो इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, विधेयक लोकसभा में लंबित है, ठीक है, ये विधेयक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, आगे चल रहा है। उच्चतम न्यायालय के भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं विचार। यह भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है, ये गलत है, ठीक है। देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोग यदि इतिहास पढ़े हैं तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था और इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ स्थापित किया गया था, कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये जो सर्वोच्च हाँ, कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके पश्चात 1935 में एक भारत सरकार अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया और इसमें संघीय न्यायालय का प्रावधान था। किसका प्रावधान था, संघीय न्यायालय, ठीक है। संघीय न्यायालय का इसमें प्रावधान था और ये जो संघीय न्यायालय था ना इसका क्षेत्राधिकार बहुत सीमित था, ठीक है, क्षेत्राधिकार अधिक नहीं था और इसमें टोटल 3 जज थे, एक मुख्य न्यायमूर्ति थे प्लस 2 लोग और थे, 3 लोग थे और इसका अधिकार क्या था, एकदम सीमित था। उसके पश्चात अट्ठाईस जनवरी 1950, पहले ये जान लीजिए कि 1947 में तो अपना भारत आज़ाद हो गया। उसके पश्चात 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का क्या किया गया, गठन किया गया अपने भारत में, ठीक है।
और ये सर्वोच्च न्यायालय जो था वो उसने व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त किया, अर्थात मतलब उसका जो क्षेत्राधिकार का दायरा था उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसमें शायद 8 जज थे सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो इतना हमने आपको बता दें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। देखिए, ये 1919 द्वारा नहीं लाया गया था संघीय न्यायालय, अभी तो कब कब लाया गया था, तो 1935 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपने पूर्ववर्ती न्यायालय के क्षेत्राधिकार की तुलना में कम है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया कि उस उच्चतम न्यायालय जो अपना वर्तमान में विद्यमान है उसका क्या है, अधिक है, व्यापक, और उसका क्या था, दायरा कम था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान दिल्ली को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में घोषित करता है। भारत का संविधान दिल्ली को उच्चतम न्यायालय क्या है के स्थान के रूप में घोषित करता है। हाँ, ये अनुच्छेद 130 है, ठीक है। क्या है, अनुच्छेद 130। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वह दिल्ली में या अन्य स्थानों पर कार्य कर सकता है, किंतु इसके लिए समय समय पर जब भी मतलब इसको अन्य स्थान पर ले जाना होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस जो राष्ट्रपति जी होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी जो होंगे इनको अनुमोदन करना होगा, ठीक है। ये चाहेंगे तभी इसको अन्यत्र ले जा सकता है। और इसमें क्या है, दिल्ली बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहे या अन्य स्थानों पर भी जा सकता है, तो दिल्ली का नाम आया है ना, इसलिए क्या है, ये हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। भारत का संविधान दिल्ली को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में घोषित करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 153 से 167 तक, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आप लोग जानते होंगे कि राज्यपाल आते हैं, राज्यपाल जी आते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद आएगा, परिषद, और मुख्यमंत्री आएंगे। अब ये जो मंत्री परिषद है इसी के अंतर्गत सभी मंत्री आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए सभी से मतलब अलग मंत्रियों को कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक महाधिवक्ता होते हैं, कौन होते हैं, जैसे संघ सरकार में एक अटॉर्नी जनरल होते हैं उसी प्रकार यहाँ महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता ये लोग आते हैं राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है। और राज्यपाल जी जो हैं ये क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। राज्यपालिका जो राज्यपाल जी हैं वो जैसे भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है ना, उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं, ठीक है। और देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार देश का संवैधानिक नहीं, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री जी होते हैं, और राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो राज्यपाल जी हैं
इनको कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे हो गई विधायी शक्तियां, विधायी शक्ति हो गई, न्यायिक शक्तियां हो गई, ठीक है, और कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, कार्यकारी शक्तियां अर्थात कार्यपालकीय शक्तियां ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कार्यकारी शक्तियां भी इनको प्राप्त हैं। तो कई प्रकार की इनको शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय शक्ति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं। वह राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम दे सकता है। यह ऑप्शन सही है। अगर आपने संसद को सही से पढ़ा है ना, राष्ट्रपति को सही से पढ़ा है, संघ और जो भाग 5 उसको सही से पढ़ा, तो आप यहाँ का उत्तर दे सकते हैं। उसी आधार पर राज्य का भी वर्णन किया गया, ठीक है। तो जैसे देश में राष्ट्रपति उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल, तो वह राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम दे सकता है, सही बात है। दूसरा, जुर्मानों जुर्मानों या अन्य धनीय शक्तियों का अधिरूपण करने वाला विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश से ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। जुर्मानों या अन्य धनीय शक्तियों का अधिरूपण करने वाला विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश से ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। जुर्माना, देखिए, जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक केवल राज्यपाल जी की ही सिफारिश पर सदन में पेश किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। किंतु ये सब जो जुर्माना और अन्य जो धन से संबंधित हैं, उनका राज्य विधानमंडल में मतलब उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाता है अपना। चलिए, वह किसी विधेयक का धन विधेयक के रूप में निश्चय करने हेतु अंतिम प्राधिकारी होता है। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष करता है, ठीक है, याद रखिए। केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों जगह जो है, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है, कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर केवल एक सही है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। देखिए, एक विधानमंडल है, विधानमंडल, ये मान लीजिए हो गया विधानमंडल, ठीक है। इसमें 2 सदन होते हैं, कौन कौन? तो एक विधान सभा और एक विधान परिषद, ये 2 सदन हो गए। इन दोनों सदनों में देखिए, इधर जो विधान परिषद होता है, इसका सभापति होता है। कौन होता है? सभापति। इसका पीठासीन अधिकारी होता है। और जो विधान सभा होती है, उसके पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष के बारे में हम लोगों को जानना है, अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, अथवा ये पहले जान लीजिए कि अध्यक्ष होते कौन है। तो अध्यक्ष जो होते हैं ना, जैसे राज्य में अभी चुनाव हुआ विधायकों का, और उसमें जो लोग चुन करके आएंगे, उन्हीं में से किसी एक का निर्वाचन अध्यक्ष के रूप में कर लिया जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष का कार्य जो है वो कौन सा विधेयक धन विधेयक है, यह निर्धारण करता है अध्यक्ष, ठीक है।
और इसको मतलब अंतिम निर्णय इसी का होगा। धन विधेयक, कौन सा विधेयक? धन विधेयक है। इसको निर्णय करने का अंतिम कार्य यही करता है, ठीक है। आगे, और ये जान लीजिए कि ये विधानसभा में स्थगन करता है। क्या करता है? स्थगन। स्थगन दो प्रकार से होता है, साधारण स्थगन, ठीक है, और एक साइन डाई होता है। साइन डाई, दो प्रकार का स्थगन होता है। जो साधारण स्थगन होता है वह कुछ दिनों के लिए, जो 2-4 दिनों के लिए स्थगन कर देना ही, मतलब सत्र को रोक देना, ये साधारण स्थगन कहलाता है। और अधिक दिनों के लिए, अनिश्चित काल के लिए सदन को रोक देना साइन डाई कहलाता है, ठीक है। तो ये जब स्थगन कर देता है साइन डाई वाला, उसी समय राष्ट्रपति जी कुछ दिन बाद सूचना जारी करते हैं, तब सत्रावसान होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा कार्य क्या हो गया? स्थगन करना। ये सदन का स्थगन कर देते हैं, ठीक है। तथा इनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि आप सदन में जो व्यवस्था बनाए रखिए तथा मर्यादा बनाए रखिए। क्या कहा है? कि सदन में व्यवस्था बनाए रखिए और मर्यादा बनाए रखना है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सदन में मर्यादा नहीं बनी रहती है, व्यवस्था नहीं बनी रहती है, सभी विधायक लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं, ठीक है, तो अव्यवस्था फैल जाएगी और मर्यादा भंग हो जाएगी, ठीक है, जिससे सदन का कार्य सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। तो सही से सदन का कार्य संचालित हो जाए, इसीलिए आपको क्या करना है? सदन में व्यवस्था, मर्यादा बनाए रखना है, ठीक है। यह भी अध्यक्ष जी का एक कर्तव्य होता है, ठीक है। तथा मान लीजिए कि ये इनको कार्य तो सौंप दिया गया कि आप यहाँ मर्यादा बनाए रखिए और व्यवस्था बनाए रखिए, तो ये कोशिश तो करते हैं, और उसी में इनको एक शक्ति भी प्राप्त है कि अगर कोई सदस्य सदन के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है, तो उसको आप निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। निलंबित कर देंगे तो सदन के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको वहां से जाना पड़ जाएगा। तो ये भी अधिकार इनको प्राप्त है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह सदन के सत्र को आहूत करता है तथा उसका सत्रावसान करता है। याद रखिए कि सत्र को आहूत राज्यपाल करता है, ठीक है। आहूत कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल करता है। विघटन कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। विधानसभा में सत्र आहूत, अवसान और विघटन कौन करता है? तो राज्यपाल जी करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, वह किसी सदस्य को नियम विरुद्ध आचरण के लिए सदन से चले जाने का निर्देश दे सकता है। एकदम दे सकता है भाई, जो भी गलत कार्य करेगा उसको वहां से निलंबित कर सकता है, ठीक है। उसे किसी सदस्य की निलंबन को निरस्त करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए उसने निलंबित कर दिया, ठीक है, 4 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, किंतु बाद में वो जो सदस्य था उसने इनसे अपील किया कि हमें सदन में आने दिया जाए, ठीक है, प्रवेश करने दिया जाए। तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष इनको आने दे सकते हैं क्या 4 दिनों से पहले? तो जवाब है कि नहीं, इनके पास वो अधिकार नहीं है। यदि 4 दिनों के लिए इन्होंने निलंबित कर दिया है तो 4 दिन तक वह बाहर ही रहेगा, और यदि उसको प्रवेश करना है तो उसको विधानमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करके ही उस निलंबन को निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। जब विधानमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाएगा तभी वो क्या होगा? आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही है? सिर्फ 2 सही है। बी ऑप्शन हम लोगों का सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम क्या कह रहे हैं? नगर निगमों का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता
आदि जैसे बड़े नगरों के प्रशासन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सही है भाई, ये बड़े बड़े शहरों के लिए ही नगर निगम का बड़े बड़े शहरों के लिए ही इनका प्रशासन किया जाता है। ठीक है। दूसरा, किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम होता है। ये गलत बात है। ठीक है, देखिए क्या बात है कि जो नगर निगम है ना, वे राज्य में भी लागू रहते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू रहते हैं। ठीक है। तो राज्य में जब लागू होते हैं, तो राज्य में जब लागू होंगे तो राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा उनको संचालित किया जाएगा। उनका गठन राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियमों के द्वारा किया जाएगा। और जब केंद्र शासित प्रदेश में लगाए जाएंगे तो संघ सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों से उनका संचालन किया जाएगा। ठीक है। और ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश ही है और उत्तर प्रदेश में ही कोई जिला है। ठीक है, मतलब 2 जिले हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें नगर निगम लागू है, तो दोनों जिलों के लिए पृथक पृथक कानून बनाया जा सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही कानून पर दोनों जगह कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसलिए गलत है। किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम होता है, गलत है। ठीक है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, सही बात है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो नामतः परिषद होता है, और कुछ स्थायी समितियां होती हैं, और आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र द्वारा उद्गृहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है? इसमें ऑप्शन ये एक ही सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है। विनिमय विपत्रों पर स्टाम्प शुल्क क्या किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, और वसूला किनके द्वारा जाता है? तो राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। ठीक है। और उन्हीं की तरह उपभोग भी किया जाता है, इसलिए यही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको कभी विस्तृत ढंग से बताएंगे। अभी चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों में से किसे सबसे पहले गठित किया गया था? चलिए, समितियों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, 1957 में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। 1957 में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और इन्होंने सिफारिश दिया था कि जो ग्राम पंचायतें हो ना, वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए, इन्होंने बताया। ठीक है, तो एक हो गया। दूसरा 1977 में, इसको लिखते चलिएगा। ठीक है, 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। किसका? अशोक मेहता समिति। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो पंचायतें हों वो द्विस्तरीय हों। ठीक है, याद रखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता ने क्या कहा? कि पंचायतें द्विस्तरीय होनी चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात में राव समिति का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? राव समिति। राव समिति का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1985 में किया गया। ठीक है, राव समिति का गठन
1985 में किया गया। और इन्होंने बताया कि भैया प्रतिनिधियों का सुधार किया जाना चाहिए, अर्थात जो प्रतिनिधि हैं उनका कुछ ना कुछ सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे एक समिति और गठित हुई, यमसी सिंघवी समिति। कौन? यमसी सिंघवी समिति। ठीक है, ये 86 में गठित की गई। ठीक है, और इन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और प्लस एक समिति और गठित हुई उसके बाद में 1988 में। कब गठित हुई? 1988 में ठुंगन समिति, ये जो ऊपर लिखा हुआ आप देख लीजिए, ठुंगन समिति का गठन हुआ। ठीक है, और इन्होंने भी यही बात कही कि पंचायतों को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो हमने आपको समितियों के बारे में बताया। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, उसके पश्चात अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, फिर राव समिति का गठन किया गया, सिंघवी समिति, उसके पश्चात ठुंगन समिति। इसमें जो दो लोग हैं सिंघवी और ठुंगन, ये सबसे लास्ट वाले हैं। ठीक है, तो क्रमशः इन्होंने क्या किया? संवैधानिक दर्जा की ही बात की है। ठीक है, और बाकी त्रिस्तरीय, जो बलवंत राय मेहता जी थे उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की, अशोक मेहता जी ने 2 स्तरीय पंचायतों की बात की। ठीक है, और राव जी ने कहा कि प्रतिनिधियों का सुधार होना चाहिए, और जो सिंघवी जी थे उन्होंने क्या कहा? संवैधानिक दर्जा। ठीक है, तो ये सब बातें मैं आपको बता दिया हूँ, देख लीजिए अब इसमें कौन हुआ। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहे हैं ना, ठुंगन समिति, ये तो सबसे बाद में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाता है। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो इसमें जो अशोक मेहता समिति है वही ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया का मतलब ये है कि जिसमें कोई भी मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव ना हो, प्रत्यक्ष चुनाव हो। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया मतलब यह है कि आप लोग सीधा जाकर के वोट डाल देते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है वो क्या है? अप्रत्यक्ष है। ठीक है, और आप लोग चुनाव यहाँ प्रत्यक्ष डालते हैं। ठीक है, तो ये पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सत्र को पुनः आहूत किए जाने के बीच 6 मास से अधिक का अंतर हो सकता है। संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन को पुनः आहूत किए जाने के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। अच्छा सॉरी, मैं गलत समझ लिया था, मैं समझा था कि हो सकता है। ठीक है, तो ये सही बात है, 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता। ठीक है, आर्टिकल 85 में ऐसा कहा गया। ठीक है, चलिए, निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। सही बात है, निर्वाचन आयोग जैसे निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है तुरंत आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है, हमारा यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। संसद के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंध हैं? राष्ट्रपति लद्दाख में सुशासन हेतु संसद के किसी अधिनियम को संशोधित कर सकते हैं। ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति देखिए,
कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका विलय भारत में किया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति जी को यह अधिकार दिया गया। वो कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसका नाम जान लीजिए कि एक अंडमान निकोबार हो जाता है, और लक्षद्वीप, ठीक है, दादरा और नगर हवेली, उसके पश्चात दमन और द्वीप, ये हो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तथा लद्दाख जो अभी भी बना है, ठीक है। इसमें शांति के लिए, विकास के लिए और अच्छे शासन के लिए राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति लद्दाख में सुशासन नहीं तो संसद के किसी अधिनियम को संशोधित कर सकता है, सही कर सकता है भाई, उसको जब अच्छा सुशासन लाना होगा तो। राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। देखिए ये जो है ना, ये अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल को मतलब यह अधिकार प्राप्त है कि संसद का कोई भी अधिनियम हो, वो राज्य के जो अनुसूचित एससी और एसटी क्षेत्र होते हैं उन पर लागू नहीं होगा, ठीक है। और लागू होगा तो कुछ संशोधन के साथ लागू हो सकता है, ऐसा राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और तीसरा, असम का राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम किसी जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, सही बात है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई के राजस्व का स्रोत नहीं है। देखिए जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके धनागमन के कई स्रोत हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन हो सकते हैं, तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए पंचायतें धन कहाँ से प्राप्त करती हैं, ठीक है। तो इनको देख लीजिए, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 के तहत जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसकी सिफारिश पर संघ सरकार इनको धन दे सकती है, ठीक है। इसी प्रकार राज्य में अनुच्छेद 243 के क्लॉज 1 के तहत राज्य का जो वित्त आयोग होगा वह राज्य से सिफारिश करेगा कि भैया पंचायतों को कुछ धन दिया जाए। तो इस आधार पर राज्य सरकार क्या करती है, पंचायतों को धन प्रदान करती है, धन देती है, ठीक है। तो 280 के तहत केंद्र सरकार और 243 के तहत कौन देता है, तो राज्य सरकार देता है, ठीक है। और राज्य सरकारें इनको ऋण भी दे देती हैं जिससे इनको धन प्राप्त हो जाता है, या फिर कुछ अनुदान दे देती है, इससे भी राज्य सरकारों को धन प्राप्त होता है, ठीक है। और अथवा केंद्र सरकार कोई कार्यक्रम संचालित कर दे तो भी इनको धन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और गांव जो होता है ना, वो ग्राम सभा के मतलब जैसे कोई गांव है वहां पर खनिज विद्यमान है, ठीक है। उन खनिजों में जो गौण खनिज होते हैं, गौण मतलब ये होता है अप्रधान, ठीक है, मतलब मुख्य न हो। गौण मतलब क्या होता है, जो मुख्य न हो, ठीक है। ऐसे खनिजों का वह मालिक होता है, ठीक है। किंतु मुख्य खनिज का मालिक नहीं होता, याद रखिए। जैसे सोना चांदी इत्यादि निकल आए तो इनका मालिक नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व का स्रोत नहीं है, तो हमने आपको बता दिया कौन कौन से स्रोत है, देख लीजिए इसमें जो नहीं हो। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ सरकार से प्राप्त अनुदान, ये उसका स्रोत है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के हस्तांतरण, ये भी है। ग्राम सभाओं के प्रत्यक्ष स्वामित्व वाले प्रमुख खनिजों के विक्रय से अर्जित राजस्व, ये नहीं है, ठीक है। और आंतरिक संसाधन सृजन जिसमें कराधान और गैर कराधान दोनों प्रावधान शामिल है, ये है, ठीक है। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो हम लोगों का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
भारत में निर्वाचन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? याद रखिए कि ये नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, नहीं तो हम लोग समझते हैं कि सही है, ऐसा समझ करके गलत लगा देते हैं। तो भारत में निर्वाचन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये विशेषता है हमारे यहाँ की, ठीक है। सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चाहे जो जाति हो उसकी, चाहे जो वर्ग हो, चाहे रंग, चाहे जैसा रंग हो, चाहे जैसा धर्म हो, और चाहे जिस लिंग का हो, सभी को यहाँ पर मताधिकार प्राप्त है, ठीक है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ की एक विशेषता है। दूसरा, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व। जो कमजोर वर्ग हैं, SC ST इत्यादि, उनका भी क्या है, हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व है, ठीक है। और सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ खुली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, अर्थात हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति दल बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाता है। और एक मत एक मूल्य, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा यही सी ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और पेटियों के स्थान पर मतों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक मतपेटी प्रणाली की तुलना में EVM के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? यह अमान्य मतों की संभावना को समाप्त करता है, सही बात है। दूसरा, यह मतगणना की प्रक्रिया को बहुत तीव्र कर देता है। सही बात है, जल्दी जल्दी लोग थोड़ा मत डालते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और इससे मुद्रण की लागत लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु मतपत्र के लिए केवल एक सीट की आवश्यकता होती है, सही बात है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए मित्रों, स्थगन का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठीक है। अभिप्राय यह है कि जैसे मान लीजिए कोई कार्य चल रहा है सदन में, और उसी समय कोई विशेष मामला आ गया है, ठीक है। उस विशेष मामले पर ध्यान को आकर्षित करने के लिए, अर्थात जो कार्यवाही पूर्व पहले से चल रही है, उस कार्यवाही को रोक करके जो अभी विशेष मामला आ गया है, उस विशेष मामले पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे सदन में लाया जाता है, ठीक है। और याद रखिए, इसे सिर्फ लोकसभा सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में लाया जा सकता है, और राज्यों में विधानसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। ये बात याद रखिए। और इसको लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, ठीक है। कितने सदस्य? 50 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। याद रखिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर किसी विशेष मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है, सही बात है। इसके अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले उठाए जा सकते हैं। इसके नहीं भैया, ये किसी विशेष मामले पर लाया जा सकता है, इसमें किसी भी संसदीय विशेषाधिकार के मामले को उठाया नहीं जा सकता, इसलिए ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?